तो दोस्तों YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और सीटेट के पहले प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है क्या अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षण अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना या। तो दोस्तों हमारा जो पहले प्रश्न का आंसर होगा आप लोगों को बताना है कि पहले में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले की बात किया जाए दोस्तों तो पहले प्रश्न का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या, निरीक्षणात्मक अधिगम। ठीक है दोस्तों, जो बंडूरा का कथन है बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं तो निरीक्षणात्मक अधिगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो निरीक्षणात्मक अधिगम बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कर रहा है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रति प्रवर्तक थे, यानी कि द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि द्वितत्व का सिद्धांत किसने दिया है। हमारा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है जड़ और डी ऑप्शन कह रहा है कि गिल्डफोर्ड। तो दोस्तों दूसरा सभी लोग जानते हैं कि जो द्वितत्व और त्रितत्व वाला सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों, तो स्पीयरमैन ने यह सिद्धांत दिया हुआ है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। क्या पुनः स्मरण कहलाती है, स्मृति कहलाती है, संवेदना कहलाती है या स्मृति कहलाती है। तो 3 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक जवाब हो जाएगा। विस्मृति कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो विस्मृति कहते हैं। विस्मृति का परिभाषा ही यही होता है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता ही क्या कहलाती है, तो विस्मृति या विस्मरण कहलाती है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है। क्या व्यक्तित्व कहलाता है, समायोजन कहलाता है, संवेदना कहलाता है या चरित्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति में उन मानव शारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है वो क्या कहलाता है, तो व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सामान्य पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में होता है एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, यक्स यक्स गुणसूत्र या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यक्स गुणसूत्र। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि एक्स वाई मनुष्य जो पुरुषों में होता है जबकि महिलाओं में क्या होता है, तो यक्स यक्स यानी कि समान गुणसूत्र यक्स यक्स उनमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं क्या कहलाता है। मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक, मानक विचलन। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या कहलाएगा। तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होता है, तो मध्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो मध्यांक कहलाता है। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि में से एक विधि है। क्या आकृति है, स्तंभाकृति है, गुंफाक्षर आकृति या स्वलिखित आकृति। 7 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 7 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्तंभाकृति होता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो स्तंभाकृति इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होनी चाहिए। शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या पारिवारिक स्थिति पर। तो क्या इस किस पर अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, तो दोस्तों उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को, क्योंकि एक कक्षा में सभी बच्चे एक समान नहीं होते, उनमें क्या पाई जाती है, तो भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एक अध्यापक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें अपने नज़र में रखना चाहिए, उस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए कि कोई इस बच्चे में कौन सी विभिन्नता पाई जा रही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। कह रहा है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वहाँ एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन किसका है।
तो 9 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 9 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 9 नंबर का यह कथन किसने दिया था दोस्तों, तो उडवर्थ ने दिया था। ठीक है दोस्तों, किसने, तो उडवर्थ का यह कथन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परिचय किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। क्या वो 2 से 5 वर्षों का है, 6 से यौवन तक है, 18 से 20 वर्षों का है या 20 से 22 वर्षों का है। तो 10 नंबर का बात किया जाए दोस्तों तो 6 से लेके यौवन तक है सुप्तावस्था। 10 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कि 10 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा या ए सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा। तो आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या 2 से 5 वर्ष होगा या 6 से यौवन तक या 18 से 20 वर्ष या 20 से 22 वर्ष। तो 10 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। 6 से यौवन तक इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। रोसी स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द साक्षर परीक्षण या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 16 PF परीक्षण। ठीक है, तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 11 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो जो 16 PF है इस परीक्षण को छोड़कर सभी क्या है, तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। तो 16P इसमें जबकि नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा। क्या वाटसन के द्वारा, मैस्लो के द्वारा, कोहलर के द्वारा या पावलोव के द्वारा। तो सभी जानते हैं दोस्तों आवश्यकता के क्या पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है, तो दोस्तों मैस्लो ने दिया है। किसने, तो मैस्लो ने। यानी कि 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मुख्य या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को, एड्रीनल ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को। तो 13 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो मुख्य अधिकारी ग्रंथि या मस्टर ग्रंथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही बात कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे एड्रीनल ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, और यह यौन ग्रंथियों के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुख्य ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मुख्य ग्रंथि या अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। डैश डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है। 14 नंबर में है, क्या यूंग ने दिया है, फ्रायर ने दिया है, एडलर ने दिया है या सलीमन ने दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, 14 का ए है, यूंग ने ही सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। ठीक है दोस्तों, तो 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। तो 15 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो 15 नंबर में हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा, आप लोगों को बताना। क्या दमन हो जाएगा, प्रतिगमन हो जाएगा, यौक्तिकीकरण हो जाएगा या प्रतिक्रिया निर्माण हो जाएगा। तो 15 नंबर की जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यौक्तिकीकरण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों यह किसके द्वारा दिया गया, तो हमारे महोदय स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच में होती है। 50 से 59, 90 से 109, 70 से 89 या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 110 से 129। तो 17 नंबर का जो हो जाएगा औसत बुद्धि वाले बालकों की जो IQ होती है यानी बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से 109 के बीच होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो 90 से 109 के बीच में होती है। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। तो क्या नामिक है, अनुपात है, क्रमिक है या अंतराल मापन को सबसे अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों हमारा चारों ऑप्शन में से जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अनुपात मापन जो है इन चारों में से सबसे अधिक सुटेबल है, यानी कि सबसे अच्छा कौन है, तो अनुपात मापन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 19 को देखना है दोस्तों कि हमारा इसमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है कि वह विकास के वह सिद्धांत है जिसमें वह अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। तो दोस्तों हमारा क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसमें वह की अमूर्त तर्क कर सकता है। तो वह कौन सी अवस्था है दोस्तों, पियाजे की चौथी अवस्था है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो औपचारिक संक्रिया अवस्था बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। डैश 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 है जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। तो हमारा 20 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या समानता हो जाएगा, निरंतरता हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा या युयुत्सा हो जाएगा।
तो सभी जानते हैं वंशानुक्रम क्या होता है, जन्मजात व्यक्तिगत गुणों का क्या होता है, तो योगफल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या यश कारक कहलाती है, जी कारक कहलाती है, विशिष्ट बुद्धि कहलाती है, या सांस्कृतिक बुद्धि कहलाती है? 21 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों वो क्या होता है, तो जनरल कारक यानी जी कारक होता है। क्या होता है दोस्तों, तो जी कारक होता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, तो तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 22 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? क्या मानसिक द्वंद, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षा की योग्यता, या? ठीक है दोस्तों, तो 22 नंबर का आप लोगों को बताना है कि इनमें से क्या सही हो जाएगा, कि कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो शिक्षा की योग्यता जो है यह भूलने के कारणों में से एक नहीं है, जबकि मानसिक द्वंद भी भूलने का कारण हो सकता है, सीखने की मात्रा भी हो सकता है, और पुनरावृत्ति के अभाव में भी हम भूल सकते हैं। अगर किसी चीज को हम प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो भूल हो सकती है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है किसकी? क्या विषम है, अनियमित है, सामयिक है, या संचयी है? तो 23 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? संचयी प्रक्रिया है। प्रत्ययों के बनते रहना क्या है, तो एक संचयी प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि के द्वारा दोस्तों पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? हमारा ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। सहसंबंध के द्वारा, मार्गांतरीकरण के द्वारा, विलयन के द्वारा, या नवीनीकरण के द्वारा? तो 24 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। तो 24 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मार्गांतरीकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके कारण दोस्तों उसके मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्या एरिक्सन ने किया है, फ्रायर ने किया है, कोहलर ने किया है, या वाटसन ने किया है? 25 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 25 नंबर का क्या हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, तो दोस्तों एरिक्सन ने किया है। किसने दोस्तों, तो एरिक्सन ने किया है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि अनुसार इदम, अहम तथा प्राअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। यह किसका कहना है? क्या बंडूरा का है, युंग का है, एडलर ने, या फ्रायड के द्वारा कहा गया है? या व्यक्तित्व के 3 घटक किसने बताया है? क्या बंडूरा ने, युंग ने, एडलर ने, या फ्रायड ने? तो दोस्तों 26 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो यह किसने बताया, तो फ्रायड ने बताया। किसने दोस्तों, तो फ्रायड ने। यानी कि 26 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रायड सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जा सकती है? 27 नंबर का आप लोगों को बताना, क्या वाटसन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, गुथरी के द्वारा, या थॉर्नडाइक के द्वारा? तो 27 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका स्किनर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्किनर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, मध्यांक, बहुलांक, या मध्यमान? तो 28 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो 28 नंबर में हमारा जो हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए हमारा प्रसार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भूल और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इस तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत दिया हुआ है। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों, तो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। चलिए दोस्तों कह रहा है कि के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह कथन किसका है? क्या वुडवर्थ का है, गैरेट का है, हॉलैंड का है, या थॉर्नडाइक का है? ठीक है, तो 30 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 30 नंबर में आप लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 30 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? वुडवर्थ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार क्या होता है, तो बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। तो दोस्तों ये 30 नंबर थे हमारे जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में से बाल विकास पैराबाजी उसके शिक्षा शास्त्र से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, तो 30 प्रश्नों में से आपको बताना है कि शिक्षा शास्त्र में से कितने अपने प्रश्नों को सही हल किया है और कितने इसमें से सही हुआ है। प्रश्न नंबर 31 हमारा कह रहा है कि दो भिन्नों के हर 5 व 7 है। इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों को बदलने में भिन्नों का योग क्या हो जाता है, तो 43/35 हो जाते हैं। तो वह भिन्न है। दोस्तों अगर भिन्नों की बात किया जाए दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि हर क्या है 5 और 7 है। हर क्या है दोस्तों 5 और 7 है।
जबकि यहाँ देख रहे हैं दोनों में हर क्या है 7 है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही नहीं होगा। दो भिन्न इसमें देखिए 5 और 7 दिया है, यानी कि ये हो सकता है 5 और 7 ये भी दिया है, 5 और 7 ये भी दिया है, यानी कि ए और बी और डी में से कोई एक हो सकता है। अब कह रहा है कि उनका योग क्या है 41/35 है। तो चलिए हम दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर पहले से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 3/5 ले लीजिए और प्लस 4/7, ठीक है, इनका योग करेंगे तो एलसीएम 35 आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 से भाग देंगे 7 बार, 7 से 3 में करेंगे तो 21, 7 से भाग देंगे तो 5 बार, 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौक के 20, तो 20 और 21 41/35, यानी कि सॉल्व हो जा रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग उल्टे करके देख लेते हैं। यदि अंशों को बदलने में भिन्न का योग क्या हो जाता है 43/35, यानी कि हर तो 5 ही रहेगा और क्या रहेगा 7 ही रहेगा। इनके अंशों को बदलना है, तो यानी कि 7 वाले का अंश जो है 4 यहाँ आ जाएगा और जो 5 वाले का अंश है वो यहाँ आ जाएगा। अगर आप फिर इसको जोड़ दीजिए फिर भी क्या आ जाएगा एलसीएम 35 ही आएगा। 5 से भाग देंगे तो 7 बार, 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 7 का भाग देंगे 35 में 5 बार, 5 का गुणा करेंगे 3 में तो 5 3 15, 28 15 जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, यानी 43/35 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 31 नंबर प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3/5 और 4/7 भिन्न है। चलिए प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दोगुना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक आयत बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या बना लीजिए एक आयत बना लीजिए और उसमें क्या है आयत की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई क्या है 8 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 16 में 8 से भाग देंगे 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 128 आएगा। कितना आ जाएगा 16 8 कितना आता है तो 128। वही बार किया जाए वर्ग का क्षेत्रफल जो आयत के क्षेत्रफल से दुगुना है, यानी आयत का क्षेत्रफल 128 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा इसका दुगुना, यानी कि मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 2 8 16, 12 दूनी 24 1 25, 256। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्षेत्रफल 256 है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर मतलब कि 256, तो ये किसका भुजा का है तो 16 का वर्ग, यानी कि हमारा आयत का भुजा क्या हो जाएगी तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 16 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 12 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का प्रकार है, क्या वह समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जिसमें क्या होता है ट्रिपलेट बनता है वो हमारा क्या हो जाता है तो समकोण त्रिभुज हो जाता है। आप देखेंगे तो 5 12 13 क्या है तो ट्रिपलेट है, क्या है दोस्तों तो ट्रिपलेट है, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है तो 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा जो कि 13 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है तो ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट जहाँ होता है हमारा क्या हो जाता है दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर यहीं पर 3 4 और 5 भी देगा तो भी पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो भी क्या बोलेंगे हम लोग दोस्तों तो समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है तो ट्रिपलेट बन रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं दोस्तों। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। ठीक है दोस्तों, तो 496 एक तरफ लिख लीजिए और एक तरफ 318 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, 8 6 14 9 1 10 1 11 4 3 7 1 8 814। अब कह रहा है निकटतम सैकड़ा में मान, तो यहाँ 814 आया, इसको मत कर दीजिएगा क्लिक, निकटतम सैकड़ा में मान इसका क्या हो जाएगा तो 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों तो 800 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये सैकड़ा में नहीं पूछता केवल योग पूछता तो हमारा तब क्या होता, तब हमारा 814 इसका सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 34 नंबर प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 35 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक निश्चित आकृति तथा परिणाम व्यक्त करने के लिए उपयुक्त है, क्या फनेल बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पेंग बोर्ड या जियो बोर्ड। तो 35 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों तो ब्लैक बोर्ड सही हो जाएगा। निश्चित आकृति तथा परिणाम व्यक्त करने के लिए उपयुक्त क्या है तो ब्लैक बोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं। कह रहा है 1 के घाते 3 6 -9 -1/2 का स्क्वायर प्लस कड़ी में 2 के सरलीकरण से निम्न अनुसार प्राप्त होता है, क्या होगा -3/4 2/5 -5/4 या 0। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 6 -3 करेंगे 6 -9 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा तो -3 आएगा, और यहाँ माइनस माइनस लगा -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो -1/4 आ जाएगा, ये वाला माइनस है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस कड़ी में 4 का क्या आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब 2 में से -3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -1/4। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस अगर कामा लेते हैं तो 1 + 1/4 इसका हो जाएगा। अब 4 1 4 1 5/4,
कितना हो जाएगा 5/4, वो भाई माइनस में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -5/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको सरलीकरण कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो -5/4 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि 999 तथा 300 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि इनमें से कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 अंकों वाली हैं। तो कह रहा है 999 यानी कि इसके बाद 1000 और 3000 यानी कि 2999 के बीच में 4 अंकों वाली संख्या ही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको क्या फार्मूला से लगाएंगे, यल बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है फार्मूला दोस्तों, यल हमारा क्या है, तो 2999 बराबर ए क्या हमारा, तो 1000 है। ठीक है दोस्तों, एन माइनस 1 इंटू, ठीक है दोस्तों, और डी का मान क्या है, तो 1 है। अगर 299 में से 1000 इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 1 क्या आ जाएगा, तो 1999 आ जाएगा। 1999 बराबर एन माइनस 1 और डी का मान 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब फिर एन का मान निकालने के लिए यहाँ -1 है, ये इधर जाएगा तो पक्षांतर, तब ये 2000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2000 बराबर एन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 37 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 37 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला आप लोग एक बार फिर से लिख लीजिए, इस फार्मूले से लगाएंगे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यल बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, जहाँ यल क्या है, अंतिम संख्या है, ए क्या है, प्रारंभिक संख्या है, एन क्या है, जितनी संख्याएं निकालनी वो है, और डी क्या है, तो सर्वांतर है। चलिए प्रश्न नंबर 37 के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 देख लेते हैं। चित्र में यदि ए बी बराबर बी सी, ठीक है दोस्तों, क्या करा है, ए बी बराबर क्या दिया है, बी सी, यानी कि इसके सामने की जो कोण है, ये वाली कोण, और इसके सामने का जो कोण दिया है, ए वाला कोण बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, और एंगल ए बी सी 90 अंश, यानी कि ये कोण क्या दिया है, 90 अंश दिया है। तो आपको बी सी डी यानी कि यह कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ये 90 अंश है, ए कोण और ए कोण दोनों समान है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए, ए कोण और ए कोण दोनों समान है, और ये वाला क्या है हमारा, तो 90 अंश है। तो दोस्तों ये दोनों क्या आ जाएंगे, तो हमारा 45 अंश हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा हमारा 180 अंश। ठीक, और अंदर वाला 45 अंश हो जाएगा, तो 45 घटा दीजिए तो क्या निकल कर आ जाएगा, 135, यानी कि हमारा बी सी डी क्या निकल कर आएगा, तो 135, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों, एंगल बी सी डी का मान क्या आ जाएगा, तो 135 सही जवाब हो जाएगा। एक व्यक्ति रुपये x 100 की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति y को बेच देता है। ठीक है दोस्तों, 10% हानि पर। ठीक है, तो अगर x की वस्तु कितने का है, 100 रुपये का है, ठीक, तो वह y को कितने पे बेचेगा, 10% हानि यानी कि 90 रुपये पे। ठीक है, और y उस वस्तु को 10% लाभ से व्यक्ति जेड को बेचता है, तो 90 पे 10% का लाभ कमाएगा, यानी कि 9 रुपये का, यानी कि वो 90 और 9 मिला के 99 रुपये में बेचा है। तो जेड को कितने पे मिली, तो 99 रुपये में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 99। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, यदि यक्स 100 की वस्तु को, यानी यक्स क्या है, 100 की वस्तु को 10% हानि से व्यक्ति वाई को बेच देता है, यानी वाई को वो कितने में बेच दिया, 10% हानि, यानी कि 100 रुपये पे 10 रुपये की हानि, यानी कि 90 रुपये में। ठीक है, और वाई क्या किया, जेड को बेचा है 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर मतलब यानी कि 90 रुपये के सामान को 10% लाभ कमाएगा, तो 9 रुपये, यानी कि उसने वो 99 रुपये पे बेचा है, यानी कि 39 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर बी 99 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, तो 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को शामिल कर कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी आयु होगी। तो 40 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों पहले तो 40 विद्यार्थियों का जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है। कितना है दोस्तों, तो 15 वर्ष है, और सभी में तो 15 वर्ष का टीचर भी आएंगे तो तभी 15 वर्ष होगा। अगर 15 वर्ष के टीचर होंगे तो सभी का औसत वर्ष 15 वर्ष होगा, लेकिन कह रहा है कि 16 वर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, 40 विद्यार्थियों में, कितने, 40 विद्यार्थियों में, तो 40 वर्ष तो ये सीधे बढ़ेगा। ठीक है, और 16 वर्ष क्या होंगे, तो टीचर का उम्र होगा, तो 40 और 16 56। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही जवाब 56 वर्ष के होंगे। कितने वर्षों के दोस्तों, तो 56 वर्ष के होंगे। चलिए निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प का गुणनखंड है, x प्लस वाई की घाते 3 माइनस एक्स की घाते प्लस वाई की घाते 3 का गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, तो अगर x प्लस वाई की घाते 3 का अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो x की घाते 3 प्लस वाई की घाते 3 प्लस 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या है, तो माइनस एक्स की घाते 3 प्लस वाई की घाते 3, इसको अलग अलग कर लीजिए, x की घाते 3 माइनस वाई की घाते 3, यानी कि x की घाते 3 कट जाएगा, माइनस वाई की घाते 3 कट जाएगा, बचा क्या हमारा 3x वाई
ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो हमारा क्या है इसमें गुणनखंड क्या है, तो 3xy है। क्या है दोस्तों, तो 3xy इसका गुणनखंड होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 42 देख लेते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड की गई थी रोमानिया में, मॉस्को में, नॉर्वे में या ब्राजील में। तो 42 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए रोमानिया में सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड की गई थी। पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वरामिहिर या आर्यभट्ट। तो 43 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा, तो वरामिहिर इसका सही जवाब हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन गणित से उच्च रूप से संबंधित है, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान या भौतिक विज्ञान। तो 44 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भौतिक विज्ञान इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भौतिक विज्ञान इसका सही जवाब हो जाएगा। ए बी सी की औसत आयु कितना है, 10 वर्ष है दोस्तों। ए और सी की औसत आयु कितनी है, 9 वर्ष है। तो बी की आयु निकालनी है दोस्तों। तो पहले आप ए बी और सी की आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष औसत आयु है तो उम्र कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। वही ए प्लस सी की निकालेंगे, औसत आयु 9 वर्ष है तो ए प्लस सी की औसत आयु कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। घटाएंगे तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा तो बी, और यहाँ क्या बचेगा तो 30 में से 18 12 बचेगा। ठीक है दोस्तों, क्या और हमें बी का ही उम्र बताने है, तो बी कितना आया तो 12 वर्ष, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी 12 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 कह रहा है 12, 14, 16, 18 में से कौन सी संख्या ऐसी है उस संख्या का भाज्य होगी जिनके भाज्य 16 एवं 7 है। ठीक है दोस्तों, तो 16 एवं 7, 16 85, 16 छक्का 96, 16 7 112। ठीक है दोस्तों, 16 और 7 का गुणा करेंगे तो 112 आएगा। ठीक है दोस्तों, और किससे कटेगा तो सिर्फ और सिर्फ 14 से कटेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं। समषटभुज के अंतःकोणों का मान होता है क्या, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश या 120 अंश। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 360 बटे यन ये क्या होता है तो बहिष्कोण का मान निकलता है। कितना दोस्तों, ये किसका मान निकलता है तो बहिष्कोण का। यहाँ कितना है समषटभुज यानी कि 6, यानी कि हमारा यन का मान क्या हो जाएगा तो 6। 6 से जब 6 काटेंगे तो 60 आएगा, जबकि ये क्या आ जाएगा तो बहिष्कोण का मान निकलेगा। और जब ये एक कोण का बहिष्कोण मान 60 है तो अंतःकोण कितना हो जाएगा तो 120, यानी कि अंतःकोण का मान क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी 120 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। क्या 1 संबंध 2 होगा, 2 संबंध 1 होगा, 1 संबंध 4 होगा, या 1 संबंध 3 होगा, या 1 संबंध 4। 48 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एक वर्ग बना लीजिए। ये क्या हो गया तो हमारा एक वर्ग हो गया। क्या हो गया दोस्तों, एक वर्ग हो गया। ठीक है, कह रहा है इसके विकर्ण पर बनी। ठीक है, इसका एक विकर्ण ऐसे बनेगा। ठीक, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो अगर इसको एक भुजा 1 मान लेते हैं तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा तो कड़ी में 2, क्योंकि विकर्ण वर्ग की भुजा क्या होगी तो समान होगी, ये 1 होगी 1 होगी, लेकिन इसका जब विकर्ण निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा तो कड़ी में 2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, तो कड़ी में 2। तो अगर इस वाले वर्ग का आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। जबकि रेशियो निकालना है तो रेशियो निकाल लीजिए, और जबकि विकर्ण से बनी वर्ग का निकालेंगे तो इसका एक भुजा कितना है तो कड़ी में 2, और कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, यानी कि 1 रेशियो 2, 1 अनुपात 2। 1 अनुपात 2 हमारा किस ऑप्शन में है तो 1 संबंध 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 48 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गणित की सबसे उचित परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। समस्या हल करने की विधि, सामान्यीकरण का महत्वपूर्ण अर्थ, एक प्रायोगिक विज्ञान, तार्किक तर्क का विज्ञान। 49 नंबर का आप लोगों को बताना है कि दोस्तों की क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 49 नंबर का तार्किक तर्क का विज्ञान इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 का है संख्या अनुक्रम में अगली संख्या क्या है। क्या 1 1 2 3 5 8 13। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर 15 होगा, 21 होगा, 23 होगा या 13 होगा। तो 1 1 0 पहले 1 हुआ है, 1 को 1 जोड़ने पे 2 हुआ है, 2 को 1 में 3 हुआ है, 3 को 2 में 5, यानी कि पिछली 2 संख्याओं को जोड़ने पर अगली संख्या लिख रहा है। यहाँ पर 8 इसलिए लिखा है कि 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 13 इसलिए लिखा है कि 5 और 8 13 होगा। इसी प्रकार अगला संख्या क्या हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, तो 13 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पिछली 2 संख्याओं को जोड़ेंगे उसके आगे वह संख्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए शीला एवं शिल्पा के पास कुछ 5 संबंधित 3 के अनुपात में थे। ठीक है,
शीला के पास यदि 400 रुपये थे तो शिल्पा के पास सिर्फ 5 के सिक्के थे, तो शिल्पा के पास कितने सिक्के थे। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आप सबसे पहले आप शिल्पा एवं शीला के मूल्यों को निकाल लीजिए। तो 5 समंदे 3 यानी कि दोनों के पास 5 समंदे 3 यानी कि 5 3 8 है। ठीक है दोस्तों, शीला और शिल्पा के पास 8 है। अगर शीला के पास 400 तो शीला की बात किया जाए दोस्तों तो कितना है, 5 है। ठीक है, तो 8 बराबर क्या है तो 400, एक का रेशियो निकालेंगे तो 8 5 40 50 आ जाएगा। जबकि शीला के पास कितना है 5 रेशियो में। ठीक है दोस्तों, 5 का मतलब कि 250। ठीक, 5 का रेशियो का मतलब 250 रुपये। और शिल्पा के पास तब कितना हो जाएगा 150। ठीक, तो शिल्पा के पास 150 है, तो 5 के सिक्के हैं तो 5 से भाग देंगे तो 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, कितने आएंगे तो 30 सिक्के आएंगे शिल्पा के पास। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, यदि शीला के पास 400 रुपये है, फिर से इसको प्रश्न को आप लोग देख लीजिए 51 नंबर का, इसको थोड़ा सा गलत हो गया है। 5 बराबर कितना दिया हुआ है तो 400 दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, एक बराबर क्या हो जाएगा तो 5 8 40 800 रुपये 80 रुपये हो जाएंगे। एक रेशियो बराबर कितना आएगा तो 80 के। ठीक है दोस्तों, वही शिल्पा के पास कितने हैं 5, शिल्पा के पास यूनिट में कितना है तो 3, 3 की बात करेंगे तो 3 का हो जाएगा 240, और 240 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 चौक के 20 5 8 40, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 48 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके पास कितने हैं 240 रुपये हैं। कितने हैं दोस्तों तो 240 रुपये हैं, और 5 के सिक्के हैं तो 48 सिक्के होंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि शीला के पास कितने 400, लेकिन यूनिट में कितना बता रहा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट के बराबर कितना 400, तो 1 यूनिट के बराबर कितना आ जाएगा तो 80 रुपया। ठीक, लेकिन शिल्पा के पास कितना है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का निकालेंगे तो 3 गुणे 80, ठीक कितना आ जाएगा तो 240, 3 गुणे 80 करेंगे तो 240। अब 240 में आपके पास 5 के सिक्के होंगे तो कितने होंगे तो 48 सिक्के होंगे। ठीक है दोस्तों, कितने तो 48 सिक्के होंगे। 240 में आप 5 से भाग दे देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान। तो दोस्तों अगर यहाँ पर रहता पहले वाले पर तो 2.5 का होता है, दूसरे पर रहेगा तो सैकड़ा। ठीक दोस्तों, तो 52 का क्या हो जाएगा दोस्तों 100वां होगा या सैकड़ा होगा, तो 100वां के 52 का नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी 100वां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो 100वां भाग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। ठीक है दोस्तों, तो 4 अंकों का बृहत्तम क्या हो जाएगा तो 9 9 9। ठीक, और न्यूनतम क्या हो जाएगा तो 1 0 0। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 9 9 9 9 1 10, 10,999 किस में है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। 53 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 54 दिए गए घनाभ के सभी किनारों की लंबाई होगी। ठीक है, क्या 58 होगी 72 होगी 60 होगी या 76 होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक ये भाग दिया है जिसको मान क्या है 6, तो ये जितना बराबर होगा उतना बराबर ये होगा, उतना बराबर ये वाली भुजा होगी और उतना बराबर ये वाली भुजा होगी, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा तो 4 बार हो जाएगा, 4 गुणे 6 यानी कि 24। ठीक, कितना दोस्तों 24। चलिए अब यहाँ तक क्या हो गया 24 हो गया। वही 3 की बात किया जाए दोस्तों तो ये वाला भुजा आप देखेंगे तो ये 10 है, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा दोस्तों 40, पिछले का कितना था 24। अब आप 3 को देख लीजिए, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, 4 बार ये, तो 3 चौके 12। ठीक, तो 12 24 36 36 40 76, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 76 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 का 108 और 144 का लस होगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से इसका लस क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों, तो 12 क्या हो जाएगा 108 को अगर डिफाइन करेंगे तो 12 9 108। ठीक, 12 गुणे 12। ठीक, क्या हो जाएगा 12 गुणे 12, तो 12 पहले कॉमन कर लेंगे, 9 और 12 के क्या आ जाएगा तो 9 और 12 का 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 36, और 12 में 36 का 12 छक 72 हासिल 7, 12 3 36 36 7 43, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 432 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत आप एक वृत्त ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या एक वृत्त आप ले लिए, अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, अगर ये पूरा मिला देंगे तो हमारा ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तो 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज बनाता है, तो अर्धवृत्त में बना कोण जो परिधि पे बनता है वो क्या होता है तो
समकोण होता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा तो 90 अंश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा 20 अंश 20 है, ये क्या है तो 90 अंश के कोण पर बने हुए हैं। तो दोस्तों जो समकोण त्रिभुज होता है वो क्या होता है तो हमारा ट्रिपलेट होता है। क्या होता है दोस्तों, ट्रिपलेट होता है। और परिमाप क्या है तो हमारा 48 सेंटीमीटर है। यानी कि जब ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या होंगे तो हमारा 28 सेंटीमीटर होंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, 28 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि जो भुजाएं होंगी वो परिमाप हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे तो 28 हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हमारा क्या बनता है, समकोण होगा तो ट्रिपलेट होगा। जो तीसरी भुजा होगी वो 20 होगी। अब हमें दो भुजाओं में 28 योग आना चाहिए और ट्रिपलेट भी बनना चाहिए। तो 12 और 16 को ले लीजिए, 12 और 16 और 20 का ट्रिपलेट भी बन रहा है, और 12 16 को जोड़ेंगे तो 28 भी आ जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 12 और 16 का। तो त्रिभुज की हमारी अन्य दो भुजाएं क्या हो जाएंगी तो 12 और 16 हो जाएंगी। चलिए प्रश्न नंबर 57 कह रहा है 25 पैसे के 15 सिक्के के मान बराबर हैं। 25 पैसे के, तो 25 में आप 15 से गुणा कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 15 पचे 75, हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37, 375 पैसे कितना हुआ है दोस्तों, 375 पैसे आया हुआ है। चलिए अब हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, किसके मान के बराबर है, 1 रुपये के 3 सिक्के, 50 पैसे के 1 सिक्के यानी कि 3.5 रुपये, और 25 पैसे के 1 सिक्के, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 रुपये 75 पैसे ये भी आ रहा है। 1 रुपये के 2 सिक्के हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 1.5 रुपये, 2 रुपये 3.5, 25 पैसे ये 3 रुपये 75 पैसे, यानी कि ये भी सही है। 1 रुपये के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 75 पैसे ये हो जाएंगे, 3 रुपये ये यानी कि 3 रुपये 75 पैसे ये भी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा इसमें से गलत है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है 1 रुपये के 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 2 सिक्के। 1 रुपये के 3 सिक्के हो जाएंगे, 25 पैसे के 2 सिक्के यानी कि 50 पैसा होंगे, 3 रुपये 50 पैसा ये हुआ यानी कि 350 पैसे। तो 4 में से गलत कौन है तो ये चौथा गलत हुआ है। 3 तो उधर हमारा जो देखे हम लोग सही था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 58 का रहा है संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जिसमें कि कोई दूसरी संख्या से होना कटे। तो 6 क्या है, पहली बात तो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये पहले ही ऑप्शन नहीं होगा। 4 हमारा इसमें अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो हमारा ये पहले नहीं होगा, यानी कि बी और सी को आप लोगों ने कुछ इस तरीके से पहले ही समाप्त कर दिया। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए और डी बचा। और ऑप्शन ए को देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी क्या होता है 72, 72 में आप 5 से गुणा करेंगे तो 720 नहीं आएगा, 360 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं सही होगा। कुछ प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ भी सॉल्व करते हैं, यानी कि हमारा ए बी सी नहीं हुआ तो हमारा जाहिर से बात है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इससे सॉल्व की भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 32, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है दोस्तों, 48 में आप 15 तिया 45, ये 15 तिया 45 का गुणा करके देख लीजिए। 15 वाटे 120, हाथ में आया 12, 15 चौका 60, 60 12 72, 720, 720 का ही हमें क्या बताना था तो अभाज्य गुणनखंड बताना था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 का एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं जो कि इधर दिया गया है। नीचे दिए गए कथनों में से उस कथन को चुने जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थी को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो 59 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, इसमें नियम फॉलो नहीं करता है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का या गणित का। तो 60 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गणित का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था 30 प्रश्न जो मैथ से संबंधित है। दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा कि लगाने का तरीका ओरली कितना संभव आप लोगों को समझ में आया और कितने तरीके से आप लोगों ने कुछ नए सीखने का तरीका आप लोगों को पता चला। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 है भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ, मोर। ठीक है दोस्तों, तो 61 नंबर का बताना है दोस्तों कि आप सभी लोग जानते होंगे तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो 61 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो बाघ इसका सही जवाब हो जाएगा। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा का। तो 62 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सागरीय जो खरपतवार होते हैं वो आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। किसके दोस्तों, तो आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। 63 नंबर का आपको बताना दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम
कब प्रारंभ किया गया था? तो 63 नंबर जो है वो 1973 में। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, अंडा, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो 64 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इसमें प्रोटीन की जो प्रचुरता है वो अधिक मात्रा में है। ठीक है दोस्तों, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, पृष्ठताप पर या घनत्व पर। तो 65 नंबर का बात किया जाए दोस्तों, तो 65 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या, पृष्ठीय ताप पर। किस पर दोस्तों? तो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किसी नक्षत्र का रंग जो है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीले रंग के तारे या नक्षत्र का पृष्ठीय ताप सर्वाधिक होता है। किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है पृष्ठीय ताप दोस्तों? नीले रंग के लिए सर्वाधिक होता है। प्रश्न 66 कह रहा है वनों के महत्व के कारण है। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर। तो दोस्तों 66 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्रीन गोल्ड वनों के महत्वपूर्ण कारण है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। तो 67 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जीवाणु व कवक क्या है? तो पृथ्वी के अपमार्जक है, यानी 67 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक की बात किया जाए दोस्तों, तो कथक क्या हो जाएगा? तो हमारा प्रश्न नंबर 68 की बात किया जाए दोस्तों, तो कथक क्या है? तो उत्तर भारत का यह शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है दोस्तों? तो उत्तर भारत का है। यहाँ पर केवल भारत दिया है, जबकि उत्तर भारत रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल है, चना है, मूंगफली है या कपास है? ठीक है दोस्तों, तो रबी का फसल आप लोगों को बताना है। तो 19 का क्या हो जाएगा? 69 का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी चना इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं कि इसके बाद हमारा क्या है। कह रहा है प्रश्न नंबर 17 की पोलियो का कारण है। जीवाणु है, विषाणु है, कवक है या कीट है? तो सभी लोग जानते हैं जो पोलियो होता है दोस्तों किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, यानी कि 70 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विषाणु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पोलियो का क्या होता है? तो विषाणु के कारण होता है और दूषित जल के पीने से भी होता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। तो 71 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हाइग्रोस्कोपिक लवण को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये जल का अवशोषण करता है, यानी कि 71 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीन संरक्षण। तो 72 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो अपस्थानीय संरक्षण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी अपस्थानीय संरक्षण सही हो जाएगा। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? केनेप्स, रिडले, लागरहेड, ऑलिग रिडले या फ्लैट बैक। ठीक है दोस्तों, तो 73 नंबर का आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ऑलिग रिडले इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑलिग रिडले इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? विश्व उष्मायन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग से है दोस्तों। वाहनों से निकले गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो 74 की बात किया जाए दोस्तों, तो 74 से क्या हो जाएगा? तो मुख्य रूप से वह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि में उत्तरदायी होता है, यानी कि वाहनों से निकलने वाली गैसों का इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन को, बॉक्साइट को, मेटोलाइट को या अयस्क को? तो 75 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही दोस्तों क्या किया जाता है? तो विभिन्न धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो अयस्क को क्या बोलते हैं? तो धातुमय प्रस्तर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो किसको दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं जबकि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं। भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, रिक्टर पैमाने में। तो दोस्तों किस में मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 78 देख लेते हैं दोस्तों। महानगरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना,
अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 78 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना क्या है, जलस्तर का वृद्धि का जो है मुख्य कारण है। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है, सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफ या पॉलीग्राफ। तो 79 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ तरंगों के रूप में निरूपित करता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, तो इसको सिस्मोग्राफ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 80 हमारा कह रहा है कि मानव पर्यावरण संबंध है क्या, ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है या ये सभी है। तो 80 नंबर का बताना है दोस्तों कि 80 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या होता है, मानव पर्यावरण संबंध तो धनात्मक संकल्पना है। कैसा है, तो धनात्मक संकल्पना है। प्रश्न नंबर 81 करा, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वह विस्तृत रूप से फैले होते हैं या मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, डी उनमें जड़ें होती हैं। तो 81 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 81 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 81 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और देखते हैं प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। तो सभी जानते हैं दोस्तों कितने प्रतिशत भाग जो है जल से घिरा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 71% क्या है, तो जल से भरा हुआ है। पृथ्वी का 3/4 क्या है, तो वह जल से घिरा हुआ है। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम C स्तर तक बनाए जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C का स्तर है शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल या उपयुक्त में से सभी। तो 83 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का क्या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो औसत दर्जे का जो है प्रदूषित जल, इसका सही जवाब हो जाएगा। C स्तर का क्या बोलेंगे, तो औसत दर्जे का प्रदूषित जल, इसे क्या बोलेंगे, तो A स्तर का, इसे B और इसे C स्तर का। चलिए प्रश्न नंबर 84 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित अंगों के सुलेपन का सही विकल्प है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 84 का क्या सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, पीलिया है, रेबीज है, एड्स है। ठीक है दोस्तों, और क्या है, तो फाइलेरिया है। ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो 83 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 84 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए देख लेते हैं, हम बताते हैं इसका क्या होता है। तो 84 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही हो जाएगा। क्या, 3 4 2 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 4 2 1, 3 4 2 1। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो 3 4, पीलिया का क्या हो जाएगा, रेबिस का, एड्स का, प्रतिरक्षी तंत्र, और फाइलेरिया के क्या हो जाएगा, तो लिम्फ ग्रंथि। पीलिया से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यकृत, रेबिस से तंत्रिका तंत्र, एड्स से क्या हो जाएगा, तो प्रतिरक्षी तंत्र, और फाइलेरिया से क्या हो जाएगा, तो लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जल ये अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है किसका, संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का या इनमें से कोई नहीं। तो 85 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा। तो 85 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो वह भावनात्मक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है किसका दोस्तों, तो भावनात्मक क्षेत्र का। जल संग्रहण के संबंध में वहाँ का क्षेत्रीय भाषा अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 86 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सुमेलित नहीं है। तो 86 की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक कादी। ठीक है दोस्तों, क्या, कर्नाटक कादी। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि स्मॉग जिसे क्या बोलते हैं, धुंध बनता है धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। तो 87 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, धुएं तथा कोहरे से क्या बनता है, तो धुंध बनता है जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो स्मॉग बोलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 88 का क्या सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है मछली है, केचुआ है, तितली है, शॉक है। इधर क्या दिया, हार्बेरियम है, वाइबेरियम है, एक्वेरियम है और टेरियम है। तो 88 नंबर का आप लोगों का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो वायु में उपस्थित धूल तथा धुएं के कण जब कोहरे के साथ मिल जाते हैं तो कोहरा धुंध का रूप ले लेती है। तो दोस्तों 88 नंबर का क्या आ जाएगा, तो चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग क्या देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए अब मिलान बता देते हैं कि क्या हो जाएगा। तो मछली क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक्वेरियम होता है। क्या होता है दोस्तों, एक्वेरियम की कैटेगरी का होता है,
वही बात किया जाए दोस्तों तो केचुआ तो टेरिरियम, ठीक है, तितली है वायरेम का, और सा क्या हर्बेरियम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? कौन सी जनजाति है दोस्तों? तो क्या है, तो थारू जनजाति होती है। कौन सी जनजाति दोस्तों? तो थारू जनजाति क्या होती है, तो दिवाली को शोक मनाती है। चेरा पूंजी तथा जयंतियाँ जनजाति किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? क्या असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। तो दोस्तों कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय से संबंधित है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न किसके थे? तो ईवीएस से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ठीक है दोस्तों, तो 91 नंबर हमारा ऑप्शन क्या है, तो अनुवाद विधि है, द्विभाषी विधि है, अप्रत्यक्ष विधि है, और क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि है। तो 91 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है। अब कुछ कह रहा है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने की सहायता होती है? तो 91 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर वो क्या हो जाएगा, तो प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा, यानी 91 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो पूछा क्या है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तो क्या होता है दोस्तों, खेल क्या करते हैं, तो भाषा को विस्तार देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, तो खेल क्या है, तो भाषा को विस्तार देते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 92 का बी सही हो जाएगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। पाठ के अंत में भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मक का विकास करना, बच्चों के अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। 93 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 93 नंबर का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्नों के उत्तर जो है सरलता से याद करवाना क्या है, वो गतिविधियों के उद्देश्यों में से नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हैं जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो। तो दोस्तों 94 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने पर पूरी मौका देना। तो 95 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर पूछना। ठीक है दोस्तों, बच्चों के द्वारा उनके प्रश्नों को पूछना। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है, आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, होता है। तो 96 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि 96 नंबर का क्या होगा, क्या भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो होता है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो दोस्तों 97 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो क्रम से ही सीखे जाते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? त्रुटियां सीखने या सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती है कि बच्चों के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो 98 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती नहीं। आप अगर अस्थायी होती तो त्रुटियां ही क्यों करता। ठीक है दोस्तों, त्रुटियां जो है अपना प्रैक्टिस करते करते जो होती है उसकी त्रुटियों में कमी आती है, तो हम इसे अस्थायी नहीं कर सकते। चलिए प्रश्न नंबर 99 कह रहा है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख करना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो 99 नंबर का बताना है आप लोगों की कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता क्या होती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 100 देख लेते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की गठन क्षमता का। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक और चारित्रिक
औपचारिक पत्र। तो 100 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी के द्वारा सीखा जा सकता है। पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों की रचनात्मक का विकास करना। तो 101 का बताना है आप लोगों की कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 101 का जो हमारा ऑप्शन नंबर, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना जो है, ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है। बच्चों ने अभिपूर्णता नहीं सीखी है। बच्चे की भाषा ही पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। तो 102 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा, बच्चे की भाषा ही पूंजी होती है। उसकी क्या है, तो घर की जो भाषा होती है क्या होती है, भाषा ही पूंजी होती है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियां भरवाना। तो 103 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर सीखने का विस्तार देना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सीखने का विस्तार देना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो 104 नंबर का आप लोगों को बताना है दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा। 104 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो 104 पे क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो स्वाभाविक होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई प्रवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो 105 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न का निर्देश में कह रहा है 106 से 120 निम्नलिखित प्रश्नों के ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे को केवल मूल्यों का अर्जन होता है, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, या केवल मनोरंजन करते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि कहानी, कविता और गीतों के नाटक के माध्यम से बच्चे कैसे क्या सीखते हैं। तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तो अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो 107 का क्या सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को बताना होगा। तो अपनी बात को दूसरों के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना क्या हो जाएगा? तो भाषा सिखाने की जो है सर्वोपरि उद्देश्यों में से है। चलिए, प्रश्न नंबर 108 देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, या चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चे को भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो 108 नंबर का आप लोगों को बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, जो सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना जो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ज्यों का त्यों दोहराना। चलिए, प्रश्न नंबर 109 देख लेते हैं। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो 109 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को बताना है कि 109 नंबर का, तो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो उनके जो भाषा कौशल के होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। भाषा और एक उत्तम साधन है सुनने के, बोलने का और सोचने के, पढ़ने लिखने संप्रेषण, सोचने महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पढ़ने लिखने और समझने का एक उत्तम साधन है। तो 110 नंबर में आप लोगों को बताना है दोस्तों, तो वो क्या है? तो सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पे, रचनात्मक पे, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। 111 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुकरण पे। ठीक है दोस्तों, क्या? तो अनुकरण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। 112 के क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह एक तरह की क्या है? तो बातचीत है। क्या है दोस्तों? तो हमारा क्या एक तरह की बातचीत है। 113 का कक्षा 1 के बच्चे अपने
एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो घर परिवार और पड़ोस, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्त, घर परिवार टीवी। तो 113 का बताना है तो घर परिवार और परिवेश। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो घर परिवार और परिवेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 114 नंबर देख लेते हैं। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। तो 114 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अर्थ हो और उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का जो प्रारंभ हो अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। चलिए प्रश्न नंबर 115 देख लेते हैं हम लोग। वायुगस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। क्या कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्य पत्रकों पर या परस्पर अंतःक्रिया पर। तो 115 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो परस्पर अंतःक्रिया पर क्या है, वायुगस्की क्या है तो सर्वाधिक बल देते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनको भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो 116 नंबर का बताना है कि क्या सही जवाब हो जाएगा, तो दोस्तों उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 117 कह रहा है इनमें से प्राथमिक स्तर का भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो 117 नंबर का क्या हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है, पठन अरुचि से, बुद्धिलब्धि से, डिसलेक्सिया से या डिस्ग्राफिया से। ठीक है दोस्तों, तो 118 की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि डिसलेक्सिया के विकार के कारण बच्चों में पढ़ने में कठिनाई होती है। लिखने की बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी डिस्ग्राफिया हो जाएगा। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ठीक है दोस्तों, तो 119 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा सही, यदि तुम आम बेचोगे तो उसे कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और सरल जानकारी। तो 120 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रोचक विषय वस्तु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 120 प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 थी दोस्तों। बहुत जल्दी आप लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस सेट का नंबर 2 देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तब